अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर जमील मसीह। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ चंद बातें करना चाहूँगा। उर्दू उर्दू एक जैसा कि हमारी कौमी ज़बान होने के नाते एक बहुत ही अहम ज़बान है इस लिहाज से भी, और दूसरा पढ़ाई के लिहाज से भी उर्दू का जो सब्जेक्ट है, उर्दू का जो मज़मून है, ये हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो कैसे? मैंने नोट किया है, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट था। ज़ाहिर है हर टीचर जो है पहले स्टूडेंट ही होता है, तालब इलम ही होता है। तालब कुछ सीख के फिर ही हम यानी इस मर्तबे तक पहुंचते हैं। तो मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे और टीचर हजरात भी जो हैं उर्दू को इतनी अहमियत नहीं देते, जबकि उर्दू जितने हमारा रियाजी है, इंग्लिश है या साइंस की किताबें अहम हैं, ये भी जो मजमून है ये भी हमारे लिए अहमियत का हामिल है। इसलिए हमें जितनी हम इम्पॉर्टेंस, जितनी अहमियत हम उर्दू, रियाजी या साइंस की किताबों को देते हैं, इंग्लिश की किताबों को, उतनी ही अहमियत हमें उर्दू को भी देनी चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर इंग्लिश के 200 नंबर हैं तो उर्दू के भी 200 नंबर हैं। अगर साइंस के 100 नंबर हैं तो उर्दू का भी आपका 100 नंबर है। अगर आप उर्दू को, मैंने देखा है अक्सर कि बाज़ बच्चे जो हैं उनके साइंस, रियाजी और इंग्लिश में नंबर सही होते हैं लेकिन उर्दू में नंबर कम होते हैं। वो यही वजह है कि हम उर्दू को इतनी अहमियत नहीं देते। हम कहते हैं ये आसान सी किताब है यार, इसे छोड़ो, बाद में कर लेंगे। तो बाद में करते करते हम इजीली या आसानी से इसका पेपर दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपके नंबर आप देखते हैं कि आखिर पे जाकर जब इम्तहान आता है तो उर्दू के नंबर आपके कम होते हैं, जबकि दूसरी किताबें जिसमें आपने ज़्यादा मेहनत की होती है उसके नंबर अच्छे होते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है और एक नसीहत भी है, एक उस्ताद होने के नाते नसीहत है कि उर्दू को जो है उतनी ही अहमियत दें जितनी आप दूसरी किताबों को देते हैं। और बीइंग एक टीचर, उस्तादों से, टीचर्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो उर्दू को इसी तरह करवाएं जैसे दूसरे इंग्लिश, रियाजी और साइंस के सब्जेक्ट्स को करवाते हैं। तो बच्चों को भी तरगीब दें कि वो उर्दू को इंतहाई अहमियत दें। तो उर्दू में एक बहुत ही हमारा अहम टॉपिक है उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर जो है, आपको पता है कि इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह उर्दू की ज़बान को सीखने के लिए भी हमें उर्दू जो ग्रामर है उसकी अहमियत वाज़ेह है, वो उसे हमें याद करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। लेकिन हम ये बहुत ही मतलब अफ़सोस की बात है कि हमारे टीचर्स हज़रात भी जो हैं ग्रामर को यानी अहमियत नहीं देते और वो इसको छोड़ देते हैं, ग्रामर पढ़ाते ही नहीं है स्कूलों में। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ग्रामर को भी उतनी ही अहमियत दें, उर्दू ग्रामर को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी इंग्लिश ग्रामर को या दूसरे सब्जेक्ट्स को हम देते हैं। तो शुक्रिया, मेरी बातों का सुनने का शुक्रिया। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आपका फ़ायदा हो सके। तो आज का मेरा टॉपिक है लफ्ज़। इंग्लिश में इसे वर्ड कहते हैं। लफ्ज़ क्या होता है बच्चों? लफ्ज़ जो है दो या दो से ज़्यादा हरूफ तहज्जी से मिलकर बनने वाली मरक्कब आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा मिलकर बनने वाली मरक्कब आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं जी। मरक्कब आवाज़ यानी दो या दो से ज़्यादा जब लफ्ज़ आपस में मिलेंगे ना, जमा होंगे, तो फिर एक आवाज़ निकलेगी, उसको हम लफ्ज़ कहेंगे। तो उसकी एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं, जैसे हमारे पास कलम है, किताब है, बाई है। मतलब जितने भी मैं आपके सामने ये बातें मैंने की हैं, ये सारे ज़ाहिर लफ्ज़ ही थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे लफ्ज़ हैं और ये सारे किससे मिलकर बने हैं? हरूफ तहज्जी से। हरूफ तहज्जी का अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने हरूफ तहज्जी को बड़ी डिटेल के साथ वाज़िया किया था, एक्सप्लेन किया था। तो उसके लिए हरूफ तहज्जी को जानने के लिए आपको मेरी पहली वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी जी। जैसे कलम,
कलम जो है ना वो 2 हरूफ से 3 हरूफ से मिलकर बना है। जैसे कलम है ना हमारे पास, कलम, इस के लिए काफ, लाम और मीम, ये 3 हरफ जो है ना मिलके एक आवाज बनाते हैं। इन तीनों को हम प्लस करें, मतलब आपस में मिलाएं, तो हमारे पास एक वर्ड यानी लफ्ज हासिल होता है, कलम। इसी तरह हमारे पास किताब का लफ्ज है, किताब। किताब बच्चों मिलके बना है काफ से, ता से, अलिफ से और बा से। ये 4 लफ्ज मिलकर एक चार हरफ मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं किताब। तो बच्चों ये था लफ्ज कि लफ्ज क्या होता है। 2 या 2 से ज्यादा हरूफ तहज्जी मिलकर लफ्ज बनाते हैं। अब आगे लफ्ज की अकसाम है। लफ्ज की अकसाम है बिलहाज मानी, यानी मानी के लिहाज से बच्चों लफ्ज की 2 किस्में हैं। एक है लफ्ज मौजू, ठीक है। नंबर 2 है मुहमल। ये लफ्ज मौजू और मुहमल क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। नंबर 1 पे है लफ्ज मौजू। बच्चों लफ्ज मौजू जिसके कुछ मानी हो, ऐसा लफ्ज जिसका कुछ ना कुछ मानी जरूर होता है, यानी वो अल्फाज जो कुछ ना कुछ मानी जरूर रखते हैं उनको कहते हैं लफ्ज मौजू। जैसे हमारे पास ये लफ्ज हैं, पानी है, रोटी है, चाय। तो हमें पता है कि पानी क्या है, पानी का नाम हमारे सामने आते ही हमें पता चल जाता है कि पानी क्या है। पानी एक पीने वाली चीज़ है जिसको हम पीते हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ मानी ज़रूर है। रोटी हम खाते हैं। इसके अलावा बेशुमार दुनिया में लफ्ज़ हैं जिनके कुछ ना कुछ मानी ज़रूर होते हैं। अब बच्चों नंबर 2 पे है मुहमल। बच्चों जहाँ पे चूँकि दुनिया में बेशुमार लफ्ज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों के मानी होते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जिनके कोई मानी नहीं होते, यानी वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी ना हो वो लफ्ज़ मुहमल कहलाता है। जैसे वानी, छोटी, शाय वगैरह। ये क्या चीज़ें हैं? वानी क्या चीज़ है, छोटी क्या चीज़ है, शाय क्या चीज़ है? इसके लिए मैं आपको जुमलों में इसकी वजाहत के लिए एक जुमला लिखता हूँ, 1 या 2। हम ने पानी वानी पिया। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जुमला है, मजलस में हमने रोटी छोटी खाई। नंबर 3 पे अगर हम लिखें, हमने चाय शाय मेहमानों को पेश की। तो ये 3 जुमले मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहले नंबर पर है हमने पानी वानी पिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मरक्कब लफ्ज़ हमारे पास मिल रहे हैं, पानी वानी। बच्चों पानी का तो हमें पता है कि क्या चीज़ है, लेकिन उसके साथ लिख दिया वानी, तो वानी का कोई मानी नहीं है। वानी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई भी मानी नहीं है, यानी वानी कोई मानी नहीं रखता। इसी तरह हम रोज़मर्रा में बोलते हैं
इस्तेमाल करते हैं अक्सर लफ्ज़ मजलस में हमने रोटी शोटी खाई। बच्चों, अब रोटी, यहाँ पे रोटी जो है वो लफ्ज़ मौजू है क्योंकि इसका तो मानी हमें पता है, लेकिन छोटी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका हम मानी नहीं जानते, मतलब इसका कोई मानी होता ही नहीं है, जानते नहीं है, इसका कोई मानी होता ही नहीं है। छोटी, रोटी छोटी, तो छोटी जो है वो एक मुहमल है। इसी तरह हमारे पास तीसरा जुमला है, हमने चाय शाय मेहमानों को पेश की, यानी हमने मेहमानों को चाय शाय पेश की। तो यहाँ पे चाय शाय, चाय का तो हमें पता है कि मतलब हम मेहमानों की खिदमत के लिए चाय बनाते हैं, पेश करते हैं, लेकिन शाय का कोई मानी नहीं है। लिहाजा चाय जो है वो लफ्ज़ मौजू है और शाय जो है वो लफ्ज़ मुहमल है। तो बच्चों, आपको सारे मेरे टॉपिक का समझ आ चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपने मुस्तफ़ीद किया होगा। तो आज का मेरा लेक्चर यही था। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।